कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए अपडेट करना, अपने आप को पढ़ते लिखते रहना जरूरी होता है। धीरू भाई अंबानी मात्र 8वीं जमात पास, 8वीं क्लास पास। वो अच्छी तरह जानता है कि मेरी कंपनी को चलाने वाले मैनेजर मेरे से 10 गुना ज्यादा दिमाग रखते हैं। अच्छी तरह पहले ही दिन जानता था। कभी भी जिंदगी में गलतफहमी नहीं मानी कि मुझे सब कुछ पता है। जिंदगी के अंतिम समय तक सीखने की भावना उसके पास थी। वो कम पढ़ा लिखा था लेकिन पढ़ते लिखते रहता था। मैं थोड़े दिन पहले चेन्नई गया। चेन्नई में मैंने एक ऑटो वाले को बुलाया। मुझे गोडाउन स्ट्रीट जाना था। मैंने ऑटो वाले से कहा कि मैं गोडाउन स्ट्रीट जाना चाहता हूं। तो ऑटो वाला मुझे अंग्रेजी में फ्लुएंट अंग्रेजी, एक अंग्रेज जैसे अंग्रेजी बोलता, उसमें जवाब देने लगा। मुझे लगा कि यार भारत में कितनी बड़ी समस्या है, इतना जोरदार पढ़ा लिखा आदमी ऑटो चलाता है। मैंने उससे थोड़ा पूछा क्यूरियोसिटी, भाई कितने पास हो जवान? वो कहा भाई साहब बिल्कुल पास नहीं हो, अंगूठा छाप। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? तुम इतनी अच्छी फ्लुएंट अंग्रेजी बोल कैसे सकते हो? तो उसने कहा साहब इसमें क्या बात है सर, जो भी आता है वो अंग्रेजी में बोलता है। वो जो बोलता है तो हम उसको सुनते हैं। वो कहता वाटर, तो हम समझते हैं पानी को ही कहते होंगे। वो एक एक चीज बोलता, हम एक एक चीज को इंप्लीमेंट करते हैं अपने अंदर, और धीरे धीरे हमने उसको बोलना चालू कर दिया और लगातार बोलते गए। आज हम बोलने लगे, इसमें क्या बड़ी बात है? कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। धीरू भाई अंबानी केवल 8वीं क्लास पास, कभी गलतफहमी नहीं थी। हमेशा अपने कंपनी के मैनेजर, अपनी कंपनी के इंजीनियर से कहता था बताओ कैसे होगा ये, बताओ कैसे होगा ये, मैं सीखना चाहता हूं। हमेशा कहता था मैं सीखना चाहता हूं, मुझे बताओ, मैं करूंगा, तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, मुझे बताओ तो सही होता क्या है, कैसे होता है। हमेशा कहता था मुझे बताओ, 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 मुझे बताओ। सीखता गया, 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 सीखता गया। नंबर 1 इन द इंडिया, 70 साल की एज, 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया एक आदमी जो कम पढ़ा लिखा था। वो कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अगर आप में से कोई आदमी अपने आप की पीठ थपथपा रहा है कि वो अनपढ़ है और कामयाब नहीं है, तो खुद अपनी पीठ थपथपाना बंद करें। क्योंकि जो अनपढ़ आदमी होते हैं ना, वो आधी जिंदगी में तो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। क्या कहते हैं जब भी नाकामयाब होते हैं, क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं बेटा, तू कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तू कौन सा पढ़ा लिखा है? तेरे पास कौन सी MBA की डिग्री है? तू नाकामयाब है तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया तुझे। हेलो, खुद की पीठ खुद थपथपाता रहता है। कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। पढ़ लिख कर तो आप चलो भाड़ा बढ़ा सकते हो, भाड़ा। एंड द पॉइंट नंबर 2, एंड द पॉइंट नंबर 2, दुनिया के अगेन 95% लोग मानते हैं कि कामयाब होने के लिए हो सकता है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन कामयाब होने के लिए दिमाग तो होना चाहिए। हेलो, 95% लोग क्या मानते हैं? कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? दिमाग तो चाहिए भैया। धीरू भाई अंबानी के पास पढ़ाई तो नहीं थी, लेकिन दिमाग तो बहुत था ना। मुकेश कोठारी इस बात को भी 100% एंगल से डिनाई करता है। कामयाब होने के लिए दिमाग होना जरूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए दिमाग होना जरूरी नहीं है। दिमाग तो सैकड़ों आदमियों के पास है। मुकेश अंबानी के यहां पर उस कंपनी का डायरेक्टर जिसकी 10 लाख रुपए सैलरी 1 महीने की है, क्या उसके पास दिमाग की कमी है? खूब दिमाग है, लेकिन वो कामयाब नहीं। दिमाग तो मेरे दोस्त के पास भी बहुत है। मेरा दोस्त मिस्टर अरुण यूनिवर्सिटी में टॉप आया, 2 बार मेरिट में आया। जब भी किसी एग्जाम को देता था ना टॉप का, लोगों को पहले ही पता होता कि एग्जाम अगर ये दे रहा है तो टॉप यही करने वाला है। सबको पता था। इतना दिमाग मेरे भाई, मैं अगर आपको मिलाऊं तो आप हिल जाओगे इसके दिमाग को देखकर। तुम करोड़ों की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर हाथ में लेते हो, या सुनो? वो नहीं लेता। 2-4 करोड़ की कैलकुलेशन तो वो उंगलियों से कर देता है। ये ले इतना आंसर, इतना दिमाग, सुपर माइंडेड खोपड़ी। पूरी दुनिया के बारे में जानकारी है उसको, पूरी दुनिया
कौन सी करेंसी है, कौन सी दुनिया में कौन सा प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन सा बिजनेस है, कौन सा कारोबार चल रहा है, सोने की रेट क्या चल रही है, उसके अंदर रेट क्या चल रही है, ओबामा की प्लानिंग क्या है, अलादीन की प्लानिंग क्या, सबके बारे में जानकारी फुल फ्लैश। थोड़े दिन पहले मेरे को वो मिला, इतनी आश्चर्यजनक बात बताई मेरे भाई, तुम्हें पता ही नहीं। उसने मुझे बताया कि राष्ट्रपति ओबामा सुबह नाश्ते में क्या खाता, वो भी पता है। लो जी, इतना दिमाग, फुल फ्लेश दिमाग। लेकिन मेरे भाई ये कहते हुए मुझे माफी मांग लेनी चाहिए कि मेरा भाई, मेरा दोस्त कामयाब नहीं है। दिमाग बहुत है उसके, दिमाग तो बहुत है, लेकिन वो कामयाब नहीं है। क्योंकि उसने अपना दिमाग 18 साल पहले भारत सरकार को किराए पे दे दिया। एक एग्जाम लिखा और भारत सरकार के अधिकारियों के पास पहुंचा अपनी डिग्री लेकर, कहा कि साहब मैं फर्स्ट क्लास मेरिट में आया हुआ आदमी हूं, बहुत भारी दिमाग है मेरा। तो सामने वाले ने पूछा तेरा दिमाग बहुत भारी है तो बोल किराया कितना तेरे दिमाग का। उसने कहा मेरे दिमाग का किराया दे देना 30-35 हजार रुपये। तो आज वो 38,000 रुपये महीने में भारत सरकार के पास अपने दिमाग को भाड़े पे रख के आया है। और भारत सरकार ने उसे कह दिया बेटा आज के बाद तू तेरे बारे में सोचना मत, तेरी पूरी फैमिली के बारे में भारत सरकार सोचेगी, है ना। तू बुढ़ा भी हो जाएगा तो सोचेगी, तेरे को पेंशन भी देगी, तेरे को मेडिकल भी देगी, तेरी सारी समस्या आज से भारत सरकार की। तुझे अपने लिए आज से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तू आज के बाद इस चेंबर में बैठकर सिर्फ इस बात को सोच कि भारत सरकार कैसे चले। हेलो, कामयाब नहीं है वो, दिमाग बहुत है। केवल दिमाग की कामयाबी नहीं होती। कामयाब होने के लिए दिमाग जरूरी नहीं है, कामयाब होने के लिए दिमाग का इस्तेमाल जरूरी है, जो 90% लोग नहीं करते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पिछले 30-35 साल से मैं पढ़ रहा हूं, अखबारों में रोज आता है कि इसने इसके साथ धोखा किया, घर पे एक लुटेरा आया, उसने महिलाओं को सोना लेकर पीतल दे गया है, ऐसी घटना हो गई। ऐसे में 30-35 साल से पढ़ रहा हूं अखबारों में। और मजे की बात है कि 30-35 साल से इन घटनाओं के बारे में आपकी जानकारी भी है। लेकिन क्या आज ऐसी घटनाएं होना बंद हो गई है? नहीं, क्योंकि जब आदमी स्वार्थी होता है ना तो वो दिमाग लगाना बंद कर देता है। जब आदमी स्वार्थी हो जाता है तो दिमाग लगाना बंद कर देता है, और जब दिमाग लगाना बंद कर देता है तो चाहे कितना भी बड़ा दिमाग हो वो कामयाब नहीं हो सकता। अभी तुम यहां से जाओगे ना, बहुत सारे चंपालाल तुम्हें बाहर मिलेंगे, और बहुत सारे तो हो सकता है तुम्हारे बीच में, तुम्हारे पास में भी बैठे हो। वो तुम्हें बार बार कहेंगे क्या मजा ही नहीं आ रहा है, आरसीएम क्या आरसीएम में 1500 पे दो, फिर और मैंने सामान खरीदो, हाँ इतना टाइम लग जाता है ना, कमीशन। हाँ, एमराल्ड बनने में 2 साल लग जाते, 3 साल। वो आपको ऑफर देगा, कौन नहीं लगाते, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। क्या बोलेगा? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो आप बोलेंगे अच्छा तेरी गाड़ी में क्या होगा? वो मेरी गाड़ी में बहुत जोरदार, फर्स्ट क्लास, हमारी कंपनी भैया तुम्हारे जैसे इतना काम नहीं करना पड़ता। हमारी कंपनी इतनी जोरदार है कि 4,000 रुपये दो, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्या बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं? 4,000 रुपये दो, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर, चार्टेड, बैंक अधिकारी, लेक्चरर, प्रोफेसर, उससे प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ सुन रहा है। अच्छा इसने कहा 4,000 दो, फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता। अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब 4,000 रुपये निकाल के उसे दे रहे हैं। जब आदमी स्वार्थी हो जाता है तो कभी भी नहीं पूछता कैसे। कामयाब होने के लिए दिमाग जरूरी नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल जरूरी है। वो कह रहा है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, 4,000 रुपये देगा, 4,000 बस एक बार दे दे, फिर तुझे करना कुछ भी नहीं है। हर महीने 4,000 आते ही रहेगा, 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 आते ही रहेगा। आप आनंददायक हो रहे हैं, बस आप मनी मन सोच रहे हैं, बस अब आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। इंजीनियर सोच रहा है, चार्टर्ड सोच रहा, बस आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे कैसे कैसे आता है।
क्या दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि एक बार 4,000 रुपए दो और हर महीने 4,000 आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पैदा हो गई है? और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है तो 70 लाख करोड़ का इंडिया का एक साल का बजट है। कितना? 70 लाख करोड़ का। अगर एक एक आदमी में बांटे ना तो लाखों रुपए पाती आते हैं, 90,000 80,000 एक आदमी। भारत का प्रधानमंत्री क्या पागल है? वो कहेगा यार इतनी बेरोजगारी है देश में है, क्या करो, ये कंपनी वाले को पकड़ो, पूरे हिंदुस्तान की ज्वाइनिंग ये ले 4,000 आते रहेंगे 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 आते रहेंगे। पागल हो गया हो? उसने कहा आते रहेंगे और तुमने सुन लिया। पूछो कैसे? प्रूव करके बता, ये पैसा कहां से आएगा, ये पैसा पैदा कहां से होगा, कैसे मिलेगा? लेकिन आदमी स्वार्थी होता है, वो सामने वाले से प्रश्न नहीं करता, वो कहेगा आते रहेगा तो मान लेता हाँ आते रहेगा और वो निकाल के दे देता है। क्योंकि वो सोचता है दुनिया जाए भाड़ में, मैं क्यों पूछूं, जितना आए उतना ठीक है रख लूंगा, है ना? फंसेगा तो पीछे वाला, हेलो, फंसेगा तो पीछे वाला। लेकिन वो भूल जाता है कि हो सकता है कि सबसे पीछे तू ही हो। ये बात नहीं सोचता। कामयाब होने के लिए दिमाग होना जरूरी नहीं है, कामयाब होने के लिए दिमाग का इस्तेमाल जरूरी है। आरसी में भी कुछ स्वार्थी लोग हैं, सब जगह होते हैं। कांग्रेस में भी खराब आदमी है, बीजेपी में भी खराब आदमी है, सभी जगह अच्छे आदमी भी है, खराब आदमी भी है, हर सिस्टम में होता है। अब कुछ स्वार्थी लोग बोल देंगे भाई साहब ना एक बार 5,000 का माल ले लो, 10 पॉइंट बना दो, फिर आप हर महीने माल खरीदते रहना और आपको फिर हर साल 9,000 आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे भाई साहब ना 1,000 का माल ले लेना, एक साल में तो 51,000 आ ही जाएंगे गारंटी। उसने कह दिया, तुमने सुन लिया। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है दुनिया में कि 5,000 का माल लें, फिर 12,000 का और माल लें, 12 और 5 17,000 का माल लिया और 17,000 का माल लेने के बाद 51,000 आ जाएगा और गारंटी के साथ? क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? और अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है तो 3 महीने के बाद ये कंपनी चलने वाली नहीं है, ये डब्बा गोल होने वाला है आपसे। 3 महीने बाद आप बैग लेके नहीं घूमेंगे, लुंगी लेकर घूमना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो चीज संभव नहीं है उसको हम सुन क्यों लेते हैं? सामने वाला कुछ भी है, खतरनाक आदमी है, लेकिन तुमने क्यों सुन लिया? तुमने क्यों सुन लिया? पूछो कैसे? आता नहीं 51,000, बताओ कैसे लाएगी कंपनी और मुझे कैसे देगी? अगर मुझे प्रूव करके बता दोगे मैं पूरी दुनिया को ज्वाइन करूंगा। लेकिन अगर तुम प्रूव नहीं कर सकते, आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी कंपनी में शामिल होने वाला नहीं। पूछो कैसे? क्या पूछोगे? कैसे? तू बोलेगा उसको मानूंगा नहीं, मेरा भी दिमाग है, मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं पूछूंगा कैसे। कामयाब होने के लिए जरूरी पढ़ा लिखा होना नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। कामयाब होने के लिए दिमाग होना जरूरी नहीं है, जितना भी है उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, कामयाब होने के लिए जरूरी है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अब हर आदमी अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानता है। पता कैसे चले कि कौन रेस्पॉन्सिबल है और कौन नहीं है? और मैं अब आपको अगले कुछ शब्द बोल रहा हूं जो आप अपने जीवन पर अप्लाई करना। क्या ऐसे शब्द आप अपने जबान से बोलते हैं तो समझ लो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और ऐसे शब्द अगर आप अपनी जबान से नहीं निकालते तो समझ लो आप रेस्पॉन्सिबल है। शब्द बताओ आपको। अगर कभी आप ये बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है तो समझ लो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कभी आप ये बोलते हैं इस काम को करने से मेरे को क्या फायदा, तो समझ लो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं ये तो इसका काम है मैं क्यों करूं, समझ लो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आज इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है मेरे भाई, इतना बड़ा फंक्शन। आप तो सब लोग आए हैं, मेरी बात तो सुनेंगे, बिजनेस बढ़ा के जाएंगे, लेकिन कभी आपने उस आदमी के बारे में सोचा जिसने इस प्रोग्राम को आज यहां डिजाइन किया है? केवल उसकी टीम तो नहीं आई है यहाँ पर तो पूरे हिंदुस्तान के आसपास के सारे जगह के लोग आए हैं। क्यों ली उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी? क्या यहाँ पर इस रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से उसको कोई अलग से कमीशन मिलने वाला है?
नहीं, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल है। जब इंसान रेस्पॉन्सिबल होता है तो नियम नंबर 1 लागू होता है कि जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो सामने वाले को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो सामने वाले को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। और दुनिया का नियम है, ऊपर जितने भी आदमी हैं, टॉप पर जो भी आदमी है, वो इसीलिए टॉप पर है क्योंकि रेस्पॉन्सिबल है। हेलो, जिम्मेदार है। हेलो, और वो अपने क्लब में ऐसे किसी भी आदमी को शामिल नहीं होने देंगे जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इनरेस्पॉन्सिबल रहकर डायमंड बन जाऊंगा, गलत फहमी में जी रहे हैं आप। दुनिया के हर क्लब में एक ही नियम होता है कि अगर ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो इसके कैरियर में टांग अड़ा दो ताकि ये नीचे ही रहे, क्योंकि ये अगर अनरेस्पॉन्सिबल आदमी ऊपर आ गया तो हमारे को ही परेशान करने वाला है। दुनिया का कोई भी क्षेत्र में तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा अगर तुम रेस्पॉन्सिबल नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा। आज मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको ये बात बताना चाह रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? एक बच्चा था, बचपन में ही माँ बाप मर गए, पैदा होते ही माँ बाप मर गए। पड़ोसी ने बच्चे को पाला, जैसे जैसे पाला, जो हंसता था उसे खिलाता था, जो कपड़े थे फटे हुए वो उसको खिलाता था। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चा 18-20 साल का हो गया तो पड़ोसी ने कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए, मेरा जो फर्ज था मैंने निभा दिया, अब तुम्हें खुद अपना कुछ काम करना चाहिए। बच्चा काम की तलाश में गया, इधर उधर घूम रहा था, लोगों से कह रहा था भाई कोई काम है। एक चौराहे पर खड़े हुए कुछ लोगों से पूछा कोई काम है, तो सब लोग राय जरूर देते हैं, लेकिन राय देने का एक नियम है। लोग वक्त तुम्हारी शकल और औकात देखकर ही राय देते हैं। तुम अनपढ़ हो तो कलेक्टर बनने की राय तुम्हें कोई नहीं देगा। आदमी ने देखा, ऊपर से नीचे देखा, लगा कि ये तो बच्चा गांव का है, अनपढ़ है। तो एक आदमी ने कहा, भाई साहब नौकरी करना चाहते हो? कहा, अखबार में आया ना, कल अखबार में आया था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जगह जगह टॉयलेट बना रही है, सार्वजनिक शौचालय बना रही है। सार्वजनिक शौचालय पर टॉयलेट अटेंडेंट की भर्ती चालू है। वहां पर लोगों से 1 रुपया कलेक्ट करना है टॉयलेट के बदले में, और रोज टॉयलेट की सफाई करनी है। अगर ऐसा आप काम करोगे तो 3000 रुपये आपको मंथली मिलेंगे, जाओ। बच्चे ने कहा, यार मैं अनपढ़ गंवार आदमी, मेरे लिए इससे अच्छा क्या काम होगा। बच्चा चला गया। जब वहां चला गया तो वहां पर एग्जामिनर ने कहा, भाई बाद में तुम्हारे जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें सब लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा कि टॉयलेट कैसे साफ किया जाता है। बच्चा बर्निंग डिजायर रखता था। बच्चा अनपढ़ तो था लेकिन जीवन में आगे जाना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, डिजायर थी उसके अंदर सक्सेस होने की। उसने कहा मैं करने के लिए तैयार हूं। 15 मिनट का टाइम दिया टॉयलेट साफ करने के लिए। उसने टॉयलेट को इस कदर साफ किया भाई, इस कदर साफ किया कि लोग अपने मंदिर को जितना साफ नहीं कर सकते, उसने टॉयलेट को साफ कर दिया। जब एग्जामिनर ने टॉयलेट को देखा तो एग्जामिनर का दिमाग खराब। एग्जामिनर ने बोलना चालू किया, इतना सुंदर तो मेरा बेडरूम नहीं रहता, तूने टॉयलेट को इतना जोरदार साफ कर दिया। एग्जामिनर इतना इंप्रेस हुआ कि बेटा सब बात बाद में पूछूंगा तेरे से, दुनिया को बाद में फाइनल करूंगा, तेरे को मैं पहले आज ही अभी ही फाइनल कर देता हूं। तेरा सिलेक्शन पक्का, तेरी नौकरी पक्की, ये तुम्हारा फॉर्म मैंने नाम पता लिख दिया, तू जा कल से आ जाना, ये साइन कर यहां पर और जा। तो बच्चे को कहा साइन कर। बच्चे ने कहा साइन ये क्या होता है? कि नहीं वो नाम लिखना पड़ेगा, ऐसे सिग्नेचर करना पड़ेगा। वो तो मुझे नहीं आता, मैं तो कभी स्कूल में नहीं गया। एग्जामिनर खड़ा हो गया, तुम कभी स्कूल नहीं गए? नहीं बेटा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकता, क्योंकि अखबार में साफ साफ लिखा गया था कि टॉयलेट अटेंडेंट की नौकरी खाली है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन है 5वीं क्लास पास। तुम 5वीं क्लास पास नहीं हो, मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकता। चाहे तुम कितना भी अच्छा टॉयलेट साफ करो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं सरकारी नौकर हूं, मुझे भी सरकारी रूल को फॉलो करना है। आई एम सॉरी बेटा। बच्चा एकदम निराश। एक बच्चा जो काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जो अच्छी तरह से काम कर सकता है अपने साम्राज्य में, लेकिन उसे नौकरी पे रखा नहीं जा रहा। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, बच्चा छोटा सा है, वो प्रॉब्लम में आ गया। वो बार बार सोच रहा है कि यार टॉयलेट साफ करने में साइन की जरूरत क्या है, उसे ये बात समझ में नहीं आई। बच्चा बड़ा सा निराश शहर की तरफ बढ़ने लगा, बाजार की तरफ जाने लगा।
गालियां दे रहा था भगवान को, गालियां दे रहा था अपने माँ बाप को कि मेरी क्या गलती है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरे माँ बाप मर गए, इसमें मेरी गलती है क्या, मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देता। बच्चा निराश होकर एक दुकान के सामने से गुजर रहा था। दुकान फ्रूट की दुकान थी, फल की दुकान थी। अब फल की दुकान से फ्रूट वाला फल जमा रहा था, तभी एक फल वहां से फिसलकर रोड पर आकर गिर जाता है। जो बच्चा अनपढ़ था ना, उसका नाम था रामलाल। क्या नाम था? रामलाल। बच्चा जब फ्रूट जब नीचे आके गिरता है, सीधा बच्चे के पैर पर आके गिरता है, तो बच्चा उस फ्रूट को देखता है, सेठ को देखता है, फिर फ्रूट को हाथ उठाता है। उठाने के बाद अपनी नई नवेली शर्ट से, साफ सुथरी शर्ट से उस फ्रूट को साफ करता है और दुकानदार के इधर आने से पहले वो फ्रूट को वापस उसी जगह रख देता है जहां पर दुकानदार रखने वाला था। मैंने कहा था ना मेरे भाई, जब आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो सामने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। दुकानदार का दिमाग खराब। दुकानदार की जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि उसने उसके फ्रूट के लिए अपनी शर्ट को खराब कर दिया। दुकानदार बड़ा परेशान। उसने कहा ये है तो अलग तरह का आदमी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई दुकानदार की। एक साधारण आदमी होता तो क्या बोलता, ये कोई मेरा काम है, ए भैया तेरा फ्रूट गिर गया उठा ले, ये कोई मेरा काम है, मेरे को क्या ये फ्रूट उठाने का पैसा मिलेगा क्या? ऐसा हम करते कि नहीं करते? जब कोई चीज रोड पे चलते हुए किसी की गिर जाती है, हम उठा के देते हैं क्या? ना, हम गिरा भैया गिर गया उठा। सामने वाला समझ जाता है ये चंपालाल साधारण आदमी। उस बच्चे ने जब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से उस फ्रूट को उठाया, अपनी शर्ट से साफ किया, रखा, तो सामने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। उसने उस बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आ, क्या नाम है? उसने नाम बताया, रामलाल। क्या करता है? कि साहब कुछ नहीं करता हूं। क्यों आए हो? कि मैं नौकरी के लिए आया था, मुझे रखा नहीं। दूसरा, तू नौकरी करना चाहता है? हाँ। तो मेरे यहाँ करेगा? कहाँ करूंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ साइन करना नहीं आता ना। थोड़ी देर बाद आपको साइन करो तो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि मुझे साइन करना नहीं आता। दुकानदार ने कहा नहीं नहीं साइन की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो तुम्हारे को दूसरा काम करना है। बच्चा बहुत खुश था। जब पिन बदलती है तो एक्साइटमेंट होता है कि नहीं होता? बच्चे को अब पहली बार लगा कि कोई आदमी उसे समझने वाला मिला है। बच्चा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा बस अब मेरा का रास्ता मुझे मिल गया है, अब मैं एक दिन देखना इसी मकसद से, इसी लाइन से कामयाब होकर बताऊंगा। सब दुकानदार के जितने भी नौकर थे वो 9 बजे आते थे, बच्चा 8 बजे ही दुकान पे आ जाता था। जितने भी नौकर है ना वो चाय वाय पीते, बातें बातें करते जितने, तो बच्चा काम पे लग जाता था, क्योंकि बच्चे के अंदर डिजायर थी आगे बढ़ने। बच्चा जब फ्रूट साफ करता था ना मेरे भाई, ऐसे फ्रूट को साफ करता था, ऐसे फ्रूट को साफ करता है जैसे कोई दुर्गा माँ की मूर्त को साफ करता है, जैसे कोई गणेश भगवान की मूर्त को साफ करता है, वैसे बारीकी से उस फ्रूट को साफ करने लगा। इतना जोरदार फ्रूट को साफ करने लगा कि फ्रूट दूर से ही चमकने लगा। और इसका पहले ही दिन फायदा हुआ कि जहां वो फ्रूट रखे गए थे ना वो दूर से ही चमक रहे थे। तो जिसमें कोई भी फ्रूट खरीदना होता वो पूरे मार्केट में चक्कर लगा के उसी दुकान के सामने आके रुकता, क्योंकि रेट सब जगह की बराबर, तो चमकने वाला ही तो लेंगे ना। हेलो। और देखते ही देखते जो फ्रूट 10 घंटे में बिकते थे वो 1 घंटे में साफ। फॉर्मूला समझ में आ गया दुकानदार को। दुकानदार ने काम बताया उसको, बेटा तेरा प्रमोशन, पिन बदलती है तो मजा आता है कि नहीं आता? मेरा प्रमोशन, तू इंचार्ज है इस पूरे काउंटर का, बस तू चला। बच्चे को और चार्जिंग आई, वो और जल्दी काम करने लगा, एकदम साफ क्लीन फ्रूट। दूसरे दिन फिर दुकान में सारे फ्रूट साफ। धीरे 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 भाई साहब उस सेठ जी की दुकान चलने लगी। इतनी चलने लगी कि 6 महीने के अंदर वो सेठ अपने अंदर 100% बदलाव कर चुका था। अब वो सेठ जिसका सब कुछ बड़ा हो गया था, बंगला बड़ा, गाड़ी बड़ी, सब कुछ जोरदार, करोड़पति बन गया सेठ 6 महीने में, केवल एक बच्चे की वजह से। सेठ करोड़पति तो बन गया, लेकिन अब उसको रात को नींद नहीं आती थी। पता है क्यों? मैंने बताया था कि जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं तो सामने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं। उस सेठ को नींद क्यों नहीं आती थी पता है? क्योंकि सेठ अच्छी तरह जानता था कि ये दुकान रामलाल की वजह से चलती है।
हेलो। मन में बार बार एक शंका आती थी, रामलाल छोड़ गया तो फिर क्या होगा, मैं तो वापस रोड पे आ जाऊंगा। रामलाल की इस चिंता की वजह से अब रात भर सेठ को नींद नहीं आती। सेठ की बीवी ने सेठ से पूछा, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? ओके यार, वो पूरी दुकान रामलाल के भरोसे चलती है। कल मेरे कंपटीटर ने ये समझ ली बात को, तो रामलाल को नौकरी पर रख लेगा ज्यादा सैलरी देकर, तो मेरे यहाँ तो जीरो हो जाएगा मामला। तो बीबी ने कहा, देखो सिंपल सा नियम है, तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें सफलता को बांटना पड़ेगा, सफलता और अपॉर्चुनिटी को शेयर करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि तुम अकेले कामयाब हो जाओ, दुनिया को तुम कामयाब नहीं करोगे तो तुम कभी कामयाब नहीं होंगे। ये नेटवर्किंग का नियम भी है। हेलो। तुम सोचते हो कि तुम खुद कामयाब हो जाओ, दुनिया कामयाब नहीं हो, ऐसा तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इस दुनिया के टॉप पर तुम्हें जाना है तो आपको बांटते हुए जाना पड़ेगा, टोल टैक्स देते हुए जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सेठ जी को। सेठ जी ने दुकान पे आते ही रामलाल को बुलाया, रामलाल बेटा तुम बहुत अच्छा काम करते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हारी वजह से दुकान भी बहुत अच्छी चलती है। अब अपन अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहते हैं। मेरी अभी रेलवे स्टेशन पर दुकान है, मैं एक दुकान और खोल रहा हूं बस स्टैंड पर, मैं एक दुकान और खोल रहा हूं बस स्टैंड पर। अब इस बस स्टैंड की दुकान पे मैं तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अकेला आदमी हूं, एक ही दुकान पर बैठ सकता। मैं पैसा लगाऊंगा, मैं दुकान लगा के दूंगा, मैं फ्रूट लेके दूंगा, लेकिन तुम्हें इंचार्ज बनाता हूं, तुम्हें पार्टनर बनाता हूं। तुम उस दुकान को खुद संभालोगे और जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% तुम रखोगे, 50% मेरे पास आएगा। फिर रामलाल की पिन बदली, रामलाल और एक्साइटेड। एक बच्चा जो 6 महीने पहले नौकर था, मात्र अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मात्र 6 महीने के अंदर वो बच्चा अब मालिक बन गया। बच्चा जब मालिक बना बहुत एक्साइटेड था, उसने कहा अब पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, अब मैं बस पता हूं कामयाब किसे होता है। बच्चे ने दुकान खोली, काम करने लगा। थोड़े दिन बाद उसे नौकरों की जरूरत पड़ी, उसने 5 नौकरों की भर्ती की। एक नौकर जो 6 महीने पहले लगा था, अब वो 5 नौकर रखने के लिए तैयार था। 5 नौकर को रखा और 5 को फ्रूट साफ करना सिखाया। नियम है, जैसा बाप वैसे बेटे। तुम्हारी डाउनलाइन में ऐसे ही आदमी पनपेंगे जैसे तुम हो। तुम कोई गलती कर रहे हो तो तुम्हारे डाउनलाइन भी गलतियों से भरपूर होगी। अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारी डाउनलाइन में वो गुण ऑटोमेटिक आएंगे, जैसा बाप वैसा बेटा। अब जैसे फ्रूट साफ करता था रामलाल, 5 बच्चे भी उसे ढंग से देखते थे और रामलाल की कॉपी करने की कोशिश करते थे फ्रूट साफ करने। धीरे धीरे उन बच्चों की फ्रूट साफ करने की प्रैक्टिस हो गई। अब रामलाल की दुकान भी चलने लगी। इतनी चली रामलाल की दुकान कि रामलाल की दुकान मात्र 6 महीने में उस सिटी की सबसे बड़ी दुकान बन गई। रामलाल मात्र 1 साल में सिटी में सबसे बड़ा कारोबारी बन गया फ्रूट का। बहुत बड़ा कारोबारी बन गया रामलाल। रामलाल की शादी हो गई, रामलाल की गाड़ियां आ गई, रामलाल का बंगला हो गया, सब कुछ रामलाल के पास। लेकिन रामलाल को अब नींद नहीं आती थी। पता क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है अगले आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रामलाल सोचता था, यार मैं तो काउंटर पर बैठता हूं, कैश पे बैठता हूं, मेरी दुकान का चलने का कारण ये 5 बच्चे। अब ये 5 बच्चे एक साथ छोड़ के गए तो मेरा क्या होगा? नियम याद आया, शेयर करो। हेलो, 5 भाइयों को बुलाया कि बेटा मैं 5 दुकानें और खोल रहा हूं, पैसा है मेरे पास, दुकानें लेके दूंगा, फ्रूट लेके दूंगा, तुम पार्टनर, तुम बहुत अच्छा काम करोगे, 50% के पार्टनर। अब रामलाल को पूरा जीवन का फॉर्मूला समझ में आ गया कि आप कामयाब तभी होंगे जब आप अपनी कामयाबी को लोगों में शेयर करोगे। अब जब रामलाल को यह फॉर्मूला समझ में आया तो रामलाल ने ट्रेनिंग दे के दुकानें खोलना चालू की, ब्रांच, जिसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। दुकान का नाम, फ्रेंचाइजी का नाम रामलाल एंड सन्स, रामलाल एंड सन्स। अब दुकान एक रामलाल की और 3.5 दुकान का प्रॉफिट। कैसे? 5 दुकानें खुली, सबसे 50-50 आया, तो 2.5 दुकान का इधर से आया, 1 दुकान का इधर से आया। अब रामलाल को टेक्निकल आने लगा मेरे भाई। हेलो, रामलाल को टेक्निकल आने लगा, रामलाल को फ्रेंचाइजी बोनस आने लगा, रामलाल को टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। रामलाल ने यही काम करना चालू कर दिया। रामलाल ने कहा, बस बच्चों को भर्ती करो, सिखाओ, पार्टनर बना के आगे भेजो।
अब रामलाल की ब्रांचें खुलने लगी, रामलाल एंड सन्स, इस सिटी में 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 रामलाल की देखते अगले 3 सालों में हिंदुस्तान के हर सिटी में फ्रेंचाइजी रामलाल एंड सन्स फ्रूट मर्चेंट। रामलाल का टर्नओवर अरबों डॉलर के अंदर, रामलाल एक बड़ी संतला का मालिक बन गया। रामलाल के पास इतनी प्रॉपर्टी कि रामलाल खुद गिन नहीं सकता उसको। रामलाल के पास प्राइवेट प्लेन, रामलाल के पास मर्सिडीज कारों की लाइन। अब रामलाल को पता चल गया कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं, तो रामलाल ने सोचा कि पैसा तो मेरे पास बहुत है, अब मुझे आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी एक ही है, दिमाग को खरीदना चालू करो। अब रामलाल ने इंटरव्यू कंडक्ट किए बड़े बड़े कॉलेजों में। इंटरव्यू में रामलाल पूछता था, बोलो तुम्हारी कॉलेज का नंबर 1 आदमी कौन है? तो खड़ा होता था, साहब मैं नंबर 1। अच्छा तुम मेरिट में आए हो नंबर 1? कहाँ सर नंबर 1? तो बेटा तुम्हारा नंबर 1 दिमाग मैं लेना चाहता हूँ, बोलो किराया। वो बेटा 4 लाख रुपए महीना। रामलाल के 4 लाख रुपए महीना, आओ ये तुम्हारी सीट, ये तुम्हारी चेयर, ये तुम्हारा केबिन, ये तुम्हारा एसी, ये तुम्हारे 2 सेक्रेटरी, ये तुम्हारा कंप्यूटर। आज के बाद तुम तुम्हारे बारे में कभी सोचना मत, तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा। 4 लाख रुपए महीना, तुम्हारी जितनी भी समस्या मैं सोचूंगा। आज के बाद तुम एक लाइन सोचोगे कि रामलाल को दुनिया में नंबर 1 कैसे बनाया जाए। क्या बोला गया? तुम सिर्फ एक लाइन सोचोगे कि रामलाल पूरी दुनिया पर कैसे सल्तनत करे, उसके बारे में तुम्हें सोचना है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचना है। अब रामलाल ने दिमागी टट्टुओं को भर्ती करना चालू किया। सारे दिमागी टट्टुओं को बोल दिया कि तुम्हें आज के बाद केवल मेरे बारे में सोचना है कि मैं टॉप पर कैसे जाऊं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा। अब फॉर्मूला पता चल गया। अब सारे दिमागी टट्टू IIM कॉलेज से MBA स्टूडेंट, IIT इंजीनियर से IIT का लड़का, सारे के सारे चैम्बर में बैठकर एक ही काम कर रहे हैं, रामलाल को टॉप पर कैसे ले जाना है। हेलो, रामलाल को आता तो नहीं था, लेकिन रामलाल ने क्लियर बोलता था, देखो भाई साहब मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, मैं तो एक ही लाइन समझता हूँ, तुम्हारे को मैं 4 लाख सैलरी देता हूँ, मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारी सैलरी से कटेगा। हेलो, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। अब सारे दिमागी टट्टू अलर्ट, रामलाल को नुकसान नहीं होना चाहिए, सारा दिमाग वो लगा रहे हैं, रामलाल ऊपर जा रहा है। देखते ही देखते रामलाल एक्सपोर्ट का कारोबार करने लगा और धीरे धीरे उन दिमागी टट्टुओं ने रामलाल के कारोबार को पूरी दुनिया में फैला दिया। अफ्रीका में रामलाल एंड सन्स, जर्मनी में रामलाल एंड सन्स, फ्रांस में रामलाल एंड सन्स, अमेरिका में रामलाल एंड सन्स, जिन्हों देखो पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी फ्रूट का रामलाल एंड सन्स। तभी एक अमेरिका की कंपनी जो आइसक्रीम बनाने वाली थी, दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के भी दिमागी टट्टू थे। दोनों दिमागी टट्टुओं ने इंटरनेट पे तलाश चालू की, तो जब भी अमेरिका की कंपनी गूगल में सर्च करती, दुनिया का नंबर 1 फ्रूट मर्चेंट इंटर आती थी, एक ही नाम आता था, रामलाल एंड सन्स। कांटेक्ट किया गया रामलाल एंड सन्स की कंपनी से, दिमागी टट्टुओं से, मैनेजर से। तो मैनेजर से पूछा, सर 1500 टन फ्रूट लगेगा पर डे, कर सकते हो? तो बस 1500 टन, अरे 25,000 टन भी चाहिए तो बोलो। रामलाल एंड सन्स से बात कर रहे हो तुम, कोई छोटी मोटी कंपनी रामलाल एंड सन्स। तो उन्होंने कहा, अच्छा आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब दोनों दिमागी टट्टुओं ने बात करना चालू किया आपस में, कॉन्ट्रैक्ट, और डील फाइनल हो गई। अमेरिका की कंपनी ने कहा, भाई हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, आप अपनी टीम को लेकर आ जाओ अमेरिका। रामलाल का प्लेन मुंबई के एयरपोर्ट से चलने के लिए तैयार। रामलाल के पर्सनल प्लेन में 35 से 50 MBA बैठे, जो पूरी हिंदुस्तान की सबसे सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉप अचीवर, जो रामलाल के साथ। रामलाल एकदम दबंग और मस्त। रामलाल को आता तो कुछ नहीं था, लेकिन उसे सक्सेस का फॉर्मूला पता था। रामलाल ने अपने सारे दिमागी टट्टुओं को बता दिया था कि भाई साहब मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे तो केवल मारवाड़ी आती, बंगाली आती है। हेलो, मैं तो बंगाली में बात करूंगा, मैं किसी से डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, नहीं तो फोन खुल जाएगी। हेलो, सबको दिमागी टट्टुओं को कह रखा था कि मैं या करूंगा, केवल क्या करूंगा, या। जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो या करते रहते पूरे दिन भर, या। तो रामलाल ने कहा, भाई मैं या करूंगा ना, मैं जिधर भी जाऊंगा लोग जो भी अंग्रेजी में फटाफट करेंगे, मैं करूंगा या ऐसा करता चलूंगा। अगर कोई भी काम की बात कहता ना, तो MBA जो पीछे उनको कह रखा था, कोई भी काम की बात बता तो फटाफट मुझे बंगाली में आके बता देना कान में।
और मैं जो जवाब दूंगा उसे वापस अंग्रेजी में कन्वर्ट करके दे देना। तो जब वो ऐसे करने लगा तो उसकी और ख्याति बढ़ने लगी। पता क्यों? अरे यार, रामलाल कितना बड़ा आदमी है, बात भी डायरेक्ट नहीं करता, इतना भारी आदमी कि एक लाइन भी अगर बोलनी है तो डायरेक्ट नहीं बोलता, सेक्रेटरी के थ्रू वाया में। अब रामलाल की गणित चलने लगी, रामलाल का फॉर्मूला बदल गया। वो या करता था, उसके सारे काम हो जाते थे। देखते थे कितना भारी मैनेजमेंट है, केवल या बोलता पूरा काम हो जाता है। रामलाल अब अमेरिका के लिए रवाना। 35 से 50 MBA बड़े बड़े बिजनेस एसोसिएट साथ में रामलाल अमेरिका के लिए रवाना। अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरा, रामलाल 7 स्टार होटल में पहुंच गया। सारे जितने भी कर्मचारी भी रामलाल के साथ चले गए। रामलाल ने एक प्री मीटिंग ली, सब कर्मचारियों को, सब दिमागी तत्वों को बुलाया और बोला, डील में नुकसान नहीं होना चाहिए तो सैलरी कटेगी। हेलो, मैं कुछ जानता नहीं है, कभी भी तुम ये लिखा पढ़ी करने में कोई भी गलती करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है सारी, पैसा मैं देता हूं तुम्हें, है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सारे दिमागी टट्टू अलर्ट, नहीं नहीं सर, ओके हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता। अब इधर के दिमागी टट्टू ने एग्रीमेंट करना चालू किया। शाम तक नतीजा हो गया, एग्रीमेंट तैयार हो गया। शाम को 8 बजे पार्टी के अंदर डिनर के साथ एग्रीमेंट साइन किया जाना था। दुनिया के सबसे बड़े फ्रूट मर्चेंट का एग्रीमेंट होने वाला था। अब सारी शनशान चल रही, इधर म्यूजिक चल रहा है, इधर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, डांस चल रहा है। 7 स्टार होटल के अंदर अमेरिका की उस कंपनी के मालिक ने, आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के मालिक ने एग्रीमेंट को हाथ में से लिया, मुस्कुराया, दुनिया को 2 लाइन स्पीच बोली, कहा कि हम इतिहास रचने जा रहे हैं, आज सबसे बड़ा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं रामलाल एंड सन्स के साथ। और उसने फटाफट एग्रीमेंट पे साइन किए और मुस्कुराते हुए रामलाल की तरफ पेपर खिसका दिए कि सर मेरा काम हुआ, अब आप साइन कीजिए। रामलाल ने कहा साइन? तो उसने मुस्कुरा के कहा लगाओ अंगूठा। तो अमेरिका की आइसक्रीम बनाने वाले कंपनी का मालिक है ना, वो सोच रहा है यार कितना भारी आदमी है, साला दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीमेंट कर रहा है, इसमें भी मजाक सोच रही इसको। अब वो रामलाल की बात नहीं जानता, वो सोच रहा है ये मजाक क्यों कर रहा है। तो उसने कहा सर प्लीज मजाक मत करो, साइन करो। नहीं भैया नहीं आता, यही लगा सकता हूं मैं। तो किसी ने बात बताया कि सर ये रामलाल को साइन करना नहीं आता। तो अमेरिका की आइसक्रीम का कंपनी का मालिक खड़ा हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे संभव है, जो आदमी दुनिया की सारी कंट्री में कारोबार करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ऐसे कैसे संभव है कि एक आदमी को साइन करना नहीं आता और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, कैसे पॉसिबल है ये। लेकिन हो तो रहा था उसके सामने, सारे MBA बोल रहे थे। तो उसने गुस्से में आकर बोला कि रामलाल तुम्हें साइन करना नहीं आता? क्या दिमाग दिया है भगवान ने तुम्हें, क्या टैलेंट दिया है तुमने, तुम्हें साइन करना नहीं आता और तुम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हो। थोड़ा सोचो कि अगर तुम्हें साइन करना आता तो तुम कहां होते। कहां होते भाई साहब? अगर साइन करना आता तो कहां होते। और ये दुनिया जिंदगी भर रामलाल को टॉयलेट से बाहर नहीं निकलने देती अगर उसे साइन करना आता। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। RCM का कोई प्रोडक्ट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरी है। RCM का 1 रुपए का भी नुकसान होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। अगर ये भावना आपके अंदर है ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। तुम्हारी टीम में वैसे ही लोग डेवलप होंगे, क्योंकि तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हारे काम को देख रही है, तुम्हारे भाषण को नहीं देख रही। तुम कितने भी खड़े होकर भाषण दो, यहाँ पर कोई सुधरने वाला नहीं है। वो देखता है कि ये पूरे दिन भर करता क्या। आज यहाँ पर RCM बाजार वाला है, वो मुझे कह रहा था भाई साहब ना, RCM बाजार में यार मेरे पास 70 पेटी जो बिस्किट की है ना वो भेज दी, ये तो सब टूटे हुए बिस्कुट है और मेरे तो पैसा लग जाएगा जेब का। मैंने कहा नहीं भाई, ये RCM का मामला है, यहाँ पर एक सिपाही रेस्पॉन्सिबल है जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। तुम 70 पैकेट की बात करते हो, 7000 पैकेट को लाके रख दो, ये खाली होने वाला है, यहाँ पर कोई रुकने वाला नहीं है ना। रेस्पॉन्सिबल है हम। अगर हम किसी समस्या को पॉइंटों में बांट सकें तो क्या बड़ी बात है।
एक आदमी को एक साथ 1 लाख रुपए का नुकसान लगे और हम सब लोग 1-1 रुपया उसको कवर करके कर दें, हमारा एक लगा, लेकिन एक आदमी जीवन भर के लिए उठ जाता है, जीवन भर के एक पाठ सीख जाता है कि जब हम एक साथ एकाग्र होकर, कमिटेड होकर जब रेस्पॉन्सिबल लेते हैं तो किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम मिनटों में पार कर सकते हैं। आज चैलेंज है, वो कह रहे सर ऐसे कैसे होगा, हमारे यहाँ के आदमी तो लेते ही नहीं है, हमारे यहाँ के आदमी तो 4 बार देखते हैं टिकट को, फिर टिकट देखकर लेते हैं। मैंने कहा आज से नहीं होगा, ये मालदा टॉप पर रहा है, बंगाल में नंबर 1 नाम मालदा का रहा है, इस मालदा को कोई भी बीट नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल आदमी की टीम में देख रहा हूं यहाँ पर, ये मालदा है मेरे भाई, ये बंगाल टाइगर की भूमि है। 70 साला एक आदमी भी है तो बिस्किट ही ना, आज ना खाने में 1 रोटी कम खाएंगे, 1 पैकेट बिस्किट का खाएंगे, लो जी हो गया ना उसका काम। तो फाड़ा जो भी टूटा बिस्किट है खाओ, पानी पी जाओ, खाना मत खाओ, उतना ही काम है। लेकिन तुम्हारा एक काम किसी आदमी की जिंदगी को आजाद कर सकता है। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपका दिमाग स्वतंत्र है, आप ऐसा करना चाहें या ना करना चाहें, आपको सोचना है, मुझे नहीं सोचना है। मैं तो मेरी बात कर रहा हूं, मैं इस होल से निकलते ही सबसे पहले 1 पैकेट लूंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं आज का चाहे खाना नहीं खाऊं, वो बिस्कुट जरूर खाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का नियम क्या है। मुकेश कोठारी ऐसे ही नहीं आया है यहाँ पर, हेलो, आज जब बाजार में जाता है तो मैं उसको कहता हूँ क्या टूट गया तेरा, फूट गया, ला सब इकट्ठा कर, मेरे को तो खाना ही है यार, मैं खा लूंगा। तेल का पैकेट फूट जाता था, बेचारा रोता था, मैंने कहा कुछ नहीं, एक डब्बे में सारे पैकेट फूटे हुए डाल, कितने लीटर है बना और मेरे को दे, मैं लेता हूँ अभी, क्योंकि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हूं। जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो सामने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तब पता क्या है, पूरे भिलवाड़ा में बाजार होल्डर है ना, कितना सम्मान मेरा करता है उसका किसी को भी नहीं करता। पता है, कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा तो सबसे पहले मेरे को फोन करेगा, सर मुकेश जी सर नया प्रोडक्ट आ गया, भेज दूं आपके घर पे, बेचारा घर तक भेजता है। एक ना नमक का पैकेट भी मंगाऊं तो घर पे लेकर आता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि रेस्पॉन्सिबल आदमी है, जब मेरा खराब वक्त होगा तो यही काम आएगा, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं। हो गया। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी भावनाएं होगी, तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हें देखते ही कब टॉप पे ले जाएगी आप सोच नहीं सकते। बाहर पड़े होंगे पैकेट, मजादार धमाल, एक भी बचना नहीं चाहिए। कौन कहता है कि यहां पर ये कुछ नहीं हो सकता? नहीं, पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट। हेलो, सो गए क्या? नींद आ गई? तो फिर हाथ खड़ा करो, क्योंकि चौथा नंबर का पॉइंट तुम्हें आजाद कर देगा अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं। ये चौथे नंबर का पॉइंट तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याओं से तुम्हें आजाद कर देगा। अपने आप को सीधा कर लो भाई साहब, बीच में खड़े मत रहो, बैठ जाओ वहां पर। बात करें। एंड नंबर 4 इज कमिटमेंट। कमिटमेंट हिंदी में कहा जा सकता है दृढ़ इच्छा शक्ति। किसी काम को करने के पीछे उस काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति कमिटमेंट की प्रदर्शन है। कमिटमेंट किसमें है और किसमें नहीं है, इसका कैसे पता लगाएं? फिर इसका मीटर है, हर चीज के साथ मैं मीटर भी दे रहा हूं आपको ना। इसका मतलब ये नहीं कि अप्लाई तुम्हें बताएगी कि तुम कमिटेड हो कि नहीं। अपना मीटर खुद जेब में लगाओ और सोचो कि मैं कमिटेड हूं कि नहीं हूं। कमिटमेंट। एक आदमी, मैं भिलवाड़ा में था, सुबह सुबह मेरे घर पर आया, वो मुझे कहता हूं सर आरसी में बहुत समस्या है सर, हमें कभी तो ये प्रोडक्ट खराब हो जाता है, कभी ये आ जाता है, दुनिया को जवाब देना बहुत भारी होता है सर, ये फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है और ये प्रॉब्लम है, लॉयल्टी क्लब में पैसा नहीं आया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा सुबह सुबह। फिर मैंने कहा नहीं बोलना क्या था, आगे बोल। वो कहा सर ना एक आदमी आया था मेरे पास किसी कंपनी का प्लान लेकर, आ गया मुद्दे पर। एक आदमी आया किसी कंपनी का प्लान लेकर, सर प्लान बताया उसने, बहुत गजब का प्लान था सर, बहुत अच्छा प्लान था। अब मुझे वो सांत्वना देने के लिए क्या कह रहा पता है, सर मुझे करना तो नहीं है, लेकिन सर उस कंपनी का प्लान आप देखो तो सही, कुछ बातें उसकी इतनी अच्छी है कि हम हमारी कंपनी में ले सकते हैं उन बातों को। मुझे एक बात समझ में आई, मैंने कहा भाई पहले मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, उस आदमी ने तुझे ही प्लान बताने के लिए क्यों चुना? क्या तेरी शक्ल में जादू है?
क्या तेरी शकल ऐश्वर्या राय से मिलती है? तुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तेरी शकल से लगता है कि ये ढीला है साला, ये देखेगा, इसे दिखाओ। इसलिए उसने तुझे ही चुना प्लान बताने के लिए। मुकेश कोठारी को तो 11 साल हो गए हैं आरसीएम में। किसी चंपालाल की ताकत नहीं है कि प्लान को नजदीक भी लेकर आए। प्लान तो छोड़ो, कंपनी का नाम सामने नहीं ले सकता हो, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कमिटेड आदमी है। सामने उल्टी सीधी बात करेंगे तो सीधे थप्पड़ मारेगा। तुम्हें कोई प्लान बता रहा है तो समझ लो तुम ढीले हो, ढीले। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है ये ढीला चंपालाल देखेगा, इसको दिखाओ। जब आदमी कमिटेड होता है तो एक निगाहें होती है। जितनी भी समस्या, जितनी भी चैलेंज जो साइड में से आते हैं ना, वो वहीं पर रुक जाते हैं। ये भैया दिमाग खराब कर देगा ये आदमी, इसको जाने दो। फिर जब तुम्हारी शख्सियत ऐसे बन जाए तो तुम्हें कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी से इस सेमिनार की समाप्ति करूंगा, लेकिन ये कहानी तुम्हारी जिंदगी को 180 डिग्री एंगल से बदल सकती है। एक आदमी था जो नौकरी की तलाश में था। अखबार में आई वैकेंसी, रेलवे इंजन ड्राइवर बनना है तो आ जाओ। रेलवे इंजन ड्राइवर बनने की जब वैकेंसी आई तो भैया ने थोड़ा एग्जाम दिया, एग्जाम में पास हो गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हो गया। 6 महीने के लिए ट्रेनिंग में भेजा गया। भैया को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग में भेजा गया इंजन चलाने के लिए। भैया इंजन चलाना सीख गए। 6 महीने इंजन चलाने के बाद उसे एक फाइनल मीटिंग के लिए बुलाया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भाषण देना चालू किया कि भाइयों, आज से तुम जिम्मेदार साथी बन रहे हो, आज से तुम कमिटेड साथी बन रहे हो। हजारों आदमी की जान को तुम अब साथ रख के चलने वाले हो। अब तुम भारत सरकार के नौकर बनने वाले हो। 25,000 रुपए सालाना महीने की मेहनत तुम्हें मिलेगा। भारत सरकार तुम्हें को ये सुविधा देगी। तुम जिम्मेदार ड्राइवर बनने वाले हो। और आज तुम्हें फाइनल लेशन के दिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारा मेन मोटो क्या है। हमारा मेन मोटो क्या है? खान साहब, बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब बताया गया कि आपका मेन मोटो क्या है। रेलवे का मेन मोटो उसे समझाया गया, इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि। क्या सिखाया गया? बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो ये सेमिनार समाप्त हुई। लो, क्या सिखाया गया मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। 3 मिनट का काम है बस, है ना? 3 मिनट जहां पर भी है एकदम स्थिर होकर मेरी बात को सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या सिखाया गया? हाथ खड़ा करके बोलो। इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि। भाई साहब ने अंतिम स्पीच सुनी और उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। पहले दिन ड्यूटी लगी उन्हें, पहले दिन ड्यूटी लगी मालदा से दिल्ली ट्रेन के ऊपर। नॉन स्टॉप ट्रेन, कोई स्टॉपेज नहीं। मालदा से दिल्ली ड्यूटी लग गई। भाई साहब इंजन पर आकर बैठ गए और इंतजार करने लगे सिग्नल का। थोड़ी देर बाद ही सिग्नल डाउन हुआ और भाई साहब ने इंजन को चलाना चालू किया। धक 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 इंजन चलने लगा और कुछ ही देर बाद इंजन ने रफ्तार पकड़ना चालू की और कुछ ही समय देखते देखते इंजन 100 की स्पीड पर दौड़ने लगा। 100 की स्पीड, 100 की स्पीड पे धक 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 100 की स्पीड पे दौड़ रहा। तभी अचानक ड्राइवर ने क्या देखा कि एक आदमी पटरी पर खड़ा हो गया है। 100 मीटर की दूरी, 100 की रफ्तार, ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। और ट्रेनिंग में सिखाया गया इंसान की सुरक्षा। ये तो भैया खतरा काम हो गया। नौकरी ज्वाइन करते ही सामने बला आ गई। क्या करें? इंसान की सुरक्षा को कैसे मिटाएं? अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी उसने सोचा यार ये आदमी तो हट नहीं रहा है, मैं ही हट जाता हूं। और उसने तुरंत गाड़ी को खेत में उतार लिया। कहां उतार लिया भाई साहब? खेत में। अब गाड़ी खेत में चल रही, धक 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 धक। जो ही आदमी खेत में भाग के आया वो वापस गाड़ी को पटरी पे उठा लिया। धक 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 धक। अब उसको फॉर्मूला पता चल गया कि जब भी आदमी पटरी पे आए तो कहां ले जाना है ट्रेन को? खेत में। अभी खेत में, कभी पटरी में, कभी खेत में, कभी पटरी में। गाड़ी तो आगे जा रही है भाई साहब, लेकिन थोड़ा सोचो कि पीछे जो 1500 आदमी बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं। अब पीछे 1500 आदमी, दिमाग खराब। जब भी गाड़ी पटरी पे आती
लोग बात सोचते कि अब दिल्ली पहुंच जाएंगे। हेलो, जब भी गाड़ी पटरी पे आती लोग बात सोचते हैं कि अब दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन गाड़ी जो ही खेत में जाती है लोग बात सोचते हैं कि ये गाड़ी अब हरिद्वार जाएगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। कभी खेत में, कभी पटरी पर, कभी दिल्ली के बारे में, कभी हरिद्वार के बारे में सोचते जा रहे। पूरी ट्रेन में 1500 आदमी पूरा दिल हथेली पर लेकर चल रहे। दिमाग में कोई भी आदमी न राजनीति की बात कर रहा है, न कोई फिल्म की बात कर रहा है, न कोई बीवी की बात कर रहा है, न कोई रिश्तेदार की बात कर रहा है। सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही है, दिल्ली जाएंगे कि हरिद्वार जाएंगे, दिल्ली जाएंगे कि हरिद्वार जाएंगे। दिमाग सभी का खराब है। सब सोच रहे थे कि अगर भगवान ने गाड़ी को दिल्ली पहुंचा दिया, क्योंकि अब भगवान ही पहुंचा सकता था मेरे। सब सोच रहे थे कि अगर भगवान ने गाड़ी को दिल्ली पर पहुंचा दिया तो हम किसी भी सामान की परवाह नहीं करेंगे, हम सब लोग इंजन की तरफ भागेंगे। पता क्यों? पीटने। सब लोग इंजन की तरफ भागेंगे ड्राइवर को पीटने के लिए। गाड़ी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली के स्टेशन पर जो ही ब्रेक लगा, 1500 ही आदमी ने अपना सामान फेंका और सब भागे इंजन ड्राइवर की तरफ। इंजन ड्राइवर को बाहर निकाला। सबने बिना कुछ बोले हुए एक एक मारना चालू किया। ड्राइवर का पूरे के पूरा शरीर बदन सूज गया। ड्राइवर बार बार कह रहा था, भाई साहब मेरी गलती नहीं है। लोग कह रहे थे, क्या गलती नहीं है, ले एक और खा। दमादम पिटाई चल रही ड्राइवर की। ड्राइवर ने जब सबकी खा ली एक एक, तो ड्राइवर ने कहा, भाई साहब मेरी बात भी सुन लो। क्या सुना? क्या मेरी गलती नहीं है? लोगों ने कहा, क्या गलती नहीं है? साला कभी सोच रहे दिल्ली जाएंगे, कभी सोच रहे हरिद्वार जाएंगे और कह रहा गलती नहीं है। क्या भाई साहब मेरी गलती नहीं है, मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि, तो मैं उसी इंसान का तो ध्यान रखूंगा। मेरे सामने है, मेरे पीछे वालों से मेरे को क्या लेना देना? पीछे तो पूरी दुनिया है, मैं तो आगे वाले का ध्यान रखूंगा। तो लोगों ने एक एक और मारी उसको। फिर उसको स्टेशन मैनेजर के पास ले गए। मैनेजर ने को जब पूरी बात सुनाई तो मैनेजर ने कहा, टर्मिनेट, इसको टर्मिनेट करो, रेलवे से बाहर निकालो। जिस दिन नौकरी ज्वाइन की उसके अगले दिन टर्मिनेट, नौकरी से बाहर। लेकिन आदमी बहुत बढ़िया था, वो सज्जन आदमी था। उसने अपने दिमाग के एक्सप्रेस डायरी में पॉइंट नंबर 1 लिखा कि सामने चाहे कोई भी आ जाए गाड़ी रुकेगी नहीं। क्या लिखा? सामने कोई भी आ जाए गाड़ी रुकेगी नहीं। अपने अनुभव का एक खजाना अपनी डायरी में लिख लिया, क्योंकि वो अनुभव से सीखने वाला इंसान था। वो रेलवे के पास वापस गया कि मुझे नौकरी पर रख लो। रेलवे वाला ने कहा, नहीं तेरा कैरेक्टर खराब हो चुका है, अब तुझे रखा नहीं जा सकता, तुम्हारी इच्छा है जो करो, रेलवे में तुम्हारी कोई जगह नहीं। भाई साहब बहुत परेशान हुए, लेकिन 2-3 दिन बाद उनको आइडिया आया कि रेलवे में तो मुझे कोई चलाने नहीं देता, चलो मैं ट्रक ड्राइवर बन जाता हूँ। ट्रक ड्राइवर क्या बन जाता हूँ? क्या बन जाता हूँ? ट्रक ड्राइवर। और डायरी के पहले पेज पे क्या लिखा? हेलो, अनुभव आ गया भाई साहब के पास। सामने चाहे कोई भी आ जाए गाड़ी सीधी जाएगी। अब भाई साहब ने ट्रक चलाना चालू किया। 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40, 50, 100 की स्पीड से भाव 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 गाड़ी चल रही पूरे शहर में। 3 दिन तक लगातार एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी चलाने के तरीके से उसकी आंखों को देख के लग जाता था कि पागल आ रहा है। जो ही सामने वाला उसकी रफ्तार को देखता था, वो कहता है, यार अपने साइड में खड़ी कर लो, इसको पहले जाने दो यार, नहीं तो ये भिड़ाएगा। और ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए, एक भी एक्सीडेंट नहीं। 3 दिन बाद उसके सेठ ने बोला कि तुम्हें दिल्ली जाना है। दिल्ली का नाम सुनते इसकी समस्या दिमाग में आ गई। इस साला पहले भी दिल्ली में कोई समस्या आई, अभी भी पता नहीं ये दिल्ली जाने के लिए कह रहा मुझे। उसने कहा चलो नौकरी है, जाना तो पड़ेगा। उसने ट्रक चलाना चालू किया दिल्ली के लिए। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, जहां पर भी गांव आते हैं ना, गांव, वहां पर रोड थोड़ी पतली हो जाती है। हेलो, गांव के अंदर से निकलते तो रोड थोड़ी टाइट हो जाती है, नहीं हो जाती? तो अब क्या हुआ भाई साहब, गांव के अंदर गाड़ी को घुसा दिया 100 की स्पीड में। गाड़ी चल रही है, बूम। क्या देखा कि उसी गली में सामने से 2 ट्रक और आ रही है, रामलाल का दिमाग खराब। तो क्या करूं यार? एक मन में आया कि साइड में लगा दूं गाड़ी। तो फटाफट आया कि पहले एक बार साइड में लगाई थी तो नौकरी चले गई।
एक दिमाग में लगाया कि गाड़ी को रोक दूं तो नौकरी चली गई थी। अब ऐसा होगा नहीं, गाड़ी जाएगी तो सीधी जाएगी, मैं नौकरी बार बार खो नहीं सकता। भाई साहब ने कहा दुनिया जाए भाड़ में, होगा जो देखा जाएगा, गाड़ी तो सीधी जाएगी। उसने 5वें गियर पे गाड़ी को लिया, एक्सीलेटर पर पैर दबाया और आंखें बंद कर ली, होगा जो देखा जाएगा। आंखें बंद की, गाड़ी गांव पार। उसने पीछे घूमकर देखा तो गांव कैसे पार हो गया, आगे 2 गाड़ियां आ रही थी, वो कहां गई? उसने देखा कि वो दोनों गाड़ियों ने पास वाली गलियों में अपनी गाड़ी को मोड़ लिया, पागल आ रहा है। यही कामयाबी का नियम है मेरे भाई। जब तुम्हारे अंदर इतना पागलपन होता है, तुम्हारी निगाहों में जब इतना जोश होता है, सामने से जितनी भी समस्या आ रही होती ना, वो साइड में खड़ी हो जाती है कि भैया ये डायमंड जाएगा, रुकेगा नहीं, इसको डायमंड बनाना पड़ेगा। और जब तुम्हारे अंदर इतना भयंकर कमिटमेंट है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। बोलो है कमिटमेंट? कितने लोगों में कमिटमेंट है? हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ अपनी जगह से। कमिटेड आदमी जो कमिटेड है, खड़े हो जाइए अपनी जगह से। अभी पता चल जाएगा कि कितना कमिटमेंट है कि नहीं है। कंपनी की तैयारियां हो गई मेरे भाई, वंडरवर्ल्ड की सीरीज आ रही है, कंपनी के ढेरों प्रोडक्ट आ रहे हैं। 30,000 स्क्वायर की आपको कॉल सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी समस्या आप अपने पासवर्ड से निभाएंगे, क्योंकि सीक्रेट पासवर्ड की एक सीरीज आने वाली है। इसकी ज्यादा जानकारी 5-6 महीने में आपको अपने आप मिल जाएगी कि जब हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे सीक्रेट सॉफ्टवेयर बनने वाला है। हेलो, कमिटेड है? हाथ खड़ा करो। कामयाब होने के लिए झकास और बिंदास होना जरूरी है। अंबानी झकास है, सब्जी बेचने में शर्म नहीं करता। बाटा झकास है, जूते बेचने में शर्म नहीं करता। टाटा 40 लाख रुपए की गाड़ियां बेचता है, फिर भी नमक का कारोबार बंद नहीं करता। तो हम किस खेत की मूली हैं? आज के बाद हमारे प्रोडक्ट को नंबर 1 प्रोडक्ट बनाना है। आज के बाद हमारा कमिटमेंट हम बताएंगे कि बड़ी से बड़ी समस्या को जब हम सारे आदमी मिलेंगे तो कैसे ये साफ हो जाएगी। हेलो, बिस्किट याद है कि नहीं आपको? ले अगर आप गए तो कहीं न कहीं कमिटमेंट में प्रॉब्लम है मेरे भाई। लेना तो है। ये एक बिस्किट जो है ये रूबी का पिन है तो बाहर 70-80 सोई। अब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुकेश कोठारी वादा करता है कि अगर वो बिस्किट का पैकेट लेने में अगर तुम कामयाब हो गए, पैसे देकर वहां फ्री में नहीं, छीन मत लेना वापस जाकर, पैसे देकर अगर लेने में काम हो जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं। तो यहाँ से म्यूजिक बजेगा, हर आदमी अपने हाथ को ऊपर रखेगा और इस होल से बाहर निकल हाथ Diga un momento la marcha.